हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है बेस्ट क्लास में। अब अपन स्टार्टिंग करते हैं 1996 का। ठीक है, 1996 का पेपर चालू करेंगे। ये इससे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो बताएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। और इस एक बात हमेशा याद रखना कि प्राचीन इतिहास से संबंधित प्राचीन भारत से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसी के नोट्स बना लेना है। और ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, स्पेक्ट्रम पर या विपिन चंद्रा पे, जिस पे भी तुमको लगे मॉडर्न हिस्ट्री पे लेकिन ज़्यादा ध्यान देना है। इस चीज़ को याद रखना बस। तो अब स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरंभिक ऋग्वैदिक में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी। तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी इसमें, तो सर्वाधिक वर्णित नदी है उसमें सिंधु नदी। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इसका उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है अपना, कट तो नहीं रहा है कुछ, हाँ ठीक। सेकंड क्वेश्चन है अपना सूत्रधार महाकाव्य और संगम काल। संगम काल से क्वेश्चन आते हैं, इसको याद कर लेना है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय भारतीय समाज में, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के 3 वर्गों से संबंधित नहीं है। नहीं वाला बताना, नहीं कौन से नहीं, कुल वंश गोत्र, ये तीनों एक किसे हैं जो परिवार परिवार से किससे संबंधित हैं। लेकिन कोश एक क्या है, मुद्रा खजाना से संबंधित है, इसलिए ये गलत है। ऐसे क्वेश्चन मत अब नहीं पूछता, सी सेट जैसा क्वेश्चन है। बौद्ध जैन धर्म, मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है भाई। 93, 94, 96 में अभी आ गया, 95 में भी था। तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको मैं बता रहा हूँ। इसके नोट्स जिसने भी छोड़ा है ना, ये बौद्ध जैन धर्म, भाई वो पछताएगा बाद में। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो भाई कौन सा था इसमें से, आजीवक, मत, मयूर के, मैमत के, ईशान, शिव देव पद्धति, कौन सा था भाई। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, मत मयूर। ये मत मयूर प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था जिसका उल्लेख चेदी अभिलेखों से मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में बौद्ध जैन, देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से क्या विद्यमान थे, कॉमन चीज़ क्या थी बौद्ध और जैनों में, बौद्ध और जैन धर्म में कॉमन चीज़ क्या थी, तप और भोग के प्रति दो तप और भोग के अति पर्याय थे। बिल्कुल ऐसा नहीं था। सेकंड क्वेश्चन, वेद वेद थे ना, उनके प्रति अनास्था थी। बिल्कुल बात है भाई, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करते थे वो। वेद जो वेद पुराण थे ना, तो उनके प्रति अनास्था रखते। तो ये हो जाएगा। कर्मकांडों के प्रति फलता निषेध, ये भी हो जाएगा। प्राणियों के प्रति अहिंसा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 3 4 ये तीनों हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, तप और भोग के, देखो क्या है, बौद्ध जैन धर्म ज़्यादातर कठोर था, दोनों में समान नहीं है। क्योंकि जैन धर्म में कठोर था और बौद्ध धर्म में ज़्यादा मध्यम मार्ग के लिए किया गया था, इसलिए वो ए ऑप्शन सही नहीं है। और बाकी 3 ऑप्शन सही है, इसलिए 2 3 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो कॉमन, दो ज़्यादा एक्सप्लेसन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। बौद्ध जैन धर्म से जितने भी संबंधित को क्वेश्चन हो या जितने भी संबंधित कुछ भी हो मटेरियल, उसको पढ़ लीजिए। जैसे एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, उसमें भी अच्छा खासा दिया हुआ है, उतना ही कर लिया तो काफ़ी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में निम्नलिखित, देखो मौर्योत्तर काल कितनी बार रिपीट हो गया है, पूरे 91, 92, 93, 94, 96 सब में रिपीट हुआ है मौर्योत्तर काल। मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ टॉपिक वो कर लो, छोड़ो ही मत। तो इसका देखो, भारत में प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। विवाह विच्छेद की अनुमति किसमें दी गई है, मैंने बताया था 93 वाले पेपर में आया था ये क्वेश्चन कि कौटिल्य का नाम क्या था और अर्थशास्त्र का उल्लेख हुआ था। तो मैंने उसमें तुम्हें पहले बताया था कि अर्थशास्त्र में ये वाली बात कही गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। एक इसकी प्रसिद्ध बुक है चाणक्य कौटिल्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। नहीं, नहीं कौन सा है, तो थेरी का था, ये बौद्ध धर्म का है ना कि जैन साहित्य का। और आचारंग सूत्र और सूत्र कृतांग और बृहत्कल्प सूत्र, ये तीनों जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, और थेरी गाथा है ना, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वो। किस मूर्ति कला में
किस मूर्ति कला में सदैव हरित चट्टान शिल्प शिष्ट का प्रयोग के माध्यम में किया गया? एक गांधार मूर्ति कला में है, मैंने 93 में भी बताया, रिपीट क्वेश्चन है भाई। गुप्त काल से कुछ संबंधित क्या है? वर्धवर्धन हर्षवर्धन वंश से। तो इस निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान के विषय में रचना के लिए जाना जाता है? तो रचना के लिए आयुर्विज्ञान में कौन सा जाना जाता है? सिंपल आंसर है सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के रूप में जाने जाते हैं और इनको जाना जाता है। कुषाण तथा उत्तर काल के कुषाणों से संबंधित माना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैंने क्या किया था, तो आपको तो याद ही करना पड़ेगा इन चीज़ों का। विशाखदत्त मैंने वहाँ पर बताया था, तो विशाखदत्त किससे संबंधित है? नाटक से संबंधित है। बाहरमीर किससे संबंधित है? तो खगोल शास्त्र से, खगोल विज्ञान से संबंधित है। चरक किससे संबंधित है? चरक चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त किससे संबंधित? गणित से संबंधित। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा? तो ये तो करंट अफेयर से है। इसका आंसर ए है, जगन्नाथपुरी का मंदिर था प्रसिद्ध, ठीक है, देवदासी प्रथा के लिए। और नस्तालीफ नस्तालीक क्या है? नस्तालीक क्या है? नस्तालीक एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, ठीक है। एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग होती थी। और बाकी में क्वेश्चन है, देखो मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ सकता, क्लास बहुत लंबी खिंच जाती है। और देखो यूट्यूब पे देखेंगे कि हर टॉपिक वाइज बटे हुए हैं 3-3 घंटे की, 2-2 घंटे की क्लास, और आपको मैं इस क्लास में पूरा कंप्लीट पेपर कराता हूँ। तो इस चीज़ में अंतर समझ रहे हो ना, इसलिए मैं ऑप्शन छोड़ रहा हूँ। मैं सही आंसर बता देता हूँ, लेकिन कुछ जहाँ मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ समझा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपभ्रंश शब्द का मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। अपभ्रंश का शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था क्या? तो हाँ, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं में आरंभिक रूप में इंगित करने के लिए, ठीक है, अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भक्ति आंदोलन से भक्ति आंदोलन करना है भाई, बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत और ईश्वर के निकट पहुंचने का एकमात्र साधन है, वह कौन सा था? तो भाई यह मुइन उद्दीन चिश्ती थे, जिनसे बोलते थे कि म्यूजिक, जो सूफी संत होते हैं ना, वो म्यूजिक मतलब गाना के द्वारा भगवान के पास पहुंचने के लिए मार्ग बताते थे। गाना के माध्यम, संगीत के माध्यम से भी पहुंच सकते हो। भजन बोलते, जैसे अपन अपना भजन करते हैं राम राम राम, तो ऐसे इस टाइप का। कृष्ण के जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो इसने की थी रसखान ने, ठीक है, सी, प्रेम वाटिका की रसखान ने की थी। और मध्यकालीन भारत में मनसबदारी तथा प्रथा और तथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, ठीक है, मनसबदारी के लिए। और चित्रकला, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो किसके पराकाष्ठा में? जहांगीर के शासन में, ठीक है। इस समय ही पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, ये भी याद रखना। और वहाँ पर भी पुर्तगालियों की पेंटिंग का भी अपने ऊपर इम्पैक्ट था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो कौन सा एकदम सही बताना है। तो गुरु अर्जुन देव थे ना, वो आदि ग्रंथ से संबंधित थे, ठीक है, इसको याद रखना। जहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत, गुरुओं को याद कर लेना है, वैसे आप क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन इतना। मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। यत्र तत्र कुछ अनोखा डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु आपको उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी घिरा हुआ करती है, ये अनूठा दो, ये छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते अब। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र में अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये हरामी डुप्ले था भाई। फूट डालो और नीति करो की नीति अपनाई थी इसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना वैसा पूछेगा नहीं। हाँ, भारत में शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से युगांतरकारी चरणों पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या था? दो कालक्रम सही बताना है इनका। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज, ठीक सही है, पहले नंबर पे ही आएगा। फिर उसके बाद आएगा एडम की रिपोर्ट। फिर उसके बाद कौन सी आई थी? बुद्धिस्ट पैच, जो पूरा शिक्षा के संबंधित है, ठीक है। फिर उसके बाद आया था कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना। ये कालक्रम सही है इसके बारे में। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास था? तो ये था दुर्गेश दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी से आगे भी क्वेश्चन पूछा हुआ, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो मैचिंग करनी है। मैचिंग करनी है तो मैचिंग मिलाते हैं अपन कि इसमें से क्या है, तो मैचिंग अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चौथा नाम BD सावरकर ने करी थी अभिनव भारत की समाज। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी थी? तो अरविंद घोष ने करी थी। और गदर पार्टी की स्थापना गदर पार्टी लाला हरदयाल ने करी थी। ठीक है, और स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैचिंग करनी है। तो इसमें मैचिंग करनी है, इसमें क्या है देखो, मैचिंग के लिए बताता हूँ। 1883 में क्या हुआ था? 1883 में क्या हुआ था कि कलकत्ते में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और 1906 में क्या हुआ था? 1906 में हुआ था कि जो क्या हुआ था, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1906 में। और 1927 में क्या हुआ था? 1927 में हुआ था राज्य प्रजा परिषद के राज्य अखिल भारतीय देसी राज्य प्रथा परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना हुई थी। 1932 में क्या हुआ था? 1932 में हुआ था व्हाइट हॉल से सांप्रदायिक पंचायत घोषित किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C। आ जाइए नेक्स्ट। और मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस सारे पॉइंट के नोट्स बनाने हैं, जिस इसके भी नोट्स बनाने हैं, सारा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट्स बनाने हैं इनके, क्योंकि इसको रिवीजन करके जाओगे तभी तुम वहाँ पे एग्जैक्ट बता पाओगे कि ये क्वेश्चन सही है। नोट्स देखो खुद से लिखोगे ना तो ज़्यादा आउटपुट निकलता है, इसे याद रखना तुम। मैं लिखा हुआ दे दूंगा अभी तो तब भी तुम्हारा इतना आउटपुट नहीं निकलेगा जिससे तुम खुद अपने हाथों से करोगे। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है भाई। ठीक है, अब इसमें एक यहाँ पर भी पहुँचा हुआ है, तो इसको वैसे तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसका क्या रहता है कि एक मोस्ट क्वेश्चन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1893 के, ये सारे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और 1858 का, और गवर्नर जनरल, इसका मैं इस सारे नोट्स बनाने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, पहले ये देखो, इसका मैं बता दे रहा हूँ। बंगाल, जो बंगाल है ना, बंगाल में रिपोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी गवर्नर रेगुलेटिंग 1773 के बारे में बताया है। तो ये किससे संबंधित है? 1773 रहेगा चार्ल्स कॉर्नवालिस, और तथा दूसरा अल्स पहला वर्क से संबंधित है। और जो फिर दूसरा ऑप्शन किससे संबंधित है? दूसरा ऑप्शन है संबंधित है सेम जो जिससे क्या है कि भारत का गवर्नर जनरल 1883 एक्ट था, जिसमें आए थे एंड्रयूड ब्राउन रैमजे डलहौजी का तथा डलहौजी आए थे। ठीक है, इससे ही है। और इसे आप कर लेना, ये जाना उनके बारे में कौन सा किसके समय था उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, थोड़ा का मैचिंग नहीं हो पा रहा है, आपको दिखेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन। दादा भाई नौरोजी, मैं बोल रहा हूँ इससे क्वेश्चन बनते हैं। दादा भाई नौरोजी को छोड़ के मत जाना। इन्होंने ड्रेन सिस्टम ड्रेन थ्योरी दी थी, उन पे विश्वास नहीं करता था। कौन नहीं करता था भाई? तो सर सैयद अहमद खां थे, जो इनकी जो ड्रोन थ्योरी का सिद्धांत दिया था उस पर विश्वास नहीं करते थे। बेवकूफ़ था ना, इसलिए कह नहीं सकते, सॉरी। एंड द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था, क्या कहा जाता था? रॉलेट एक्ट। जैसे रॉलेट एक्ट का नाम है, 1919 में आया था जो। ठीक है, छोड़ो ये क्वेश्चन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दे जाऊँगा। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो कौन सा था भाई? आचार्य नरेंद्र देव। भाई एक देखो, इनको याद करना है भाई। आचार्य नरेंद्र देव 1993 में भी उल्लेख हुआ था, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए भाई नहीं छोड़ना है, इसमें सूची मिलाना है। तो सुरेंद्र बनर्जी, AMK जी, सारे नोट्स बनाने इनके, सारे नोट्स बनाने। लाला लाजपत राय, तो इसका आंसर क्या है तो मैं बता देता हूँ। सुरेंद्र बनर्जी थे ना, वो अपनी आत्मकथा ए नेशन इन मेकिंग, इन्होंने ये लिखी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में द इंडियन स्ट्रगल लिखा था। और लाला लाजपत राय के ऑटोग्राफी का नाम है जो बायोग्राफी नहीं होती है, बायोग्राफिकल राइटिंग, महात्मा गांधी ने 1919 में हिंद स्वराज के नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ।
इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यान दीजिए। जवाहरलाल नेहरू के कथनों पर कौन सा है इसमें, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, तुम जो तुमको आता है वो कमेंट करें। इसका दो रिकॉर्डेड भी होता है तो उसमें ही करना है, क्योंकि रिकॉर्डेड आजकल अपलोड हो पा रही है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। तो 92 का क्या है, अभी भी कुछ क्वेश्चन मोस्ट हैं वही बताने जा रहे हैं इसमें, और जहाँ लगेगा मुझे समझाने की ज़रूरत है मैं वहाँ बता दिया करूँगा, ठीक है। और जो कुछ मैं स्किप कर रहा हूँ वो मैं पहले समझा चुका हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। तो इसका जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार ध्यान दीजिए। तो इसका क्या होगा, 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें संविधान सभा की अध्यक्षता की, तथा स्वराज के पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में मंत्रिमंडल बनाया गया। कोई भी नहीं है इसमें से। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, नहीं बताना है। तो इसमें कौन सा नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति, ठीक है। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस जन सहयोग आंदोलन बनी रही कि हिंदू मुस्लिम में एकता की वृद्धि, और क्या इसमें से जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया कि ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने की ओर राजी हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो भाई इसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था कि भाई दो काम हो गया है अब इसको समाप्त कर दो, ठीक है। लेकिन मानती नहीं है महात्मा गांधी जी की योजना थी ग्रामीण, उनका ग्रामों पे गाँव पे ज़्यादा फोकस था, वो सबसे महत्वपूर्ण का ही मानते थे उनको, गाँव को, गाँव से ही भारत है उनका कहना था। राजनीति विरोध में प्रदर्शन में निम्नलिखित में चार रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था। तो ये बॉयकट, ठीक है, बॉयकट शब्द का प्रयोग। साराबंद देखो, 1922 के साराबंदी अभियान का नेतृत्व किया था, किसने किया था भाई, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल, इनसे भी नोट्स बनाने हैं, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के लिए भगत सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, राजगुरु भी बहुत, चिरंतन दास भाई अपने महान क्रांतिकारी थे यार। जय हिंद जय भारत, भाई देश के लिए मिट गए यार जवानी के टाइम पे, सोचो आजकल लोग लड़के कहाँ ही जा रहा है, तुम समझ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही क्योंकि स्वतंत्र भारत में अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन की प्रभुता को संपन्न शासक, लंप यार, ये तो कहाँ से गलत पूछ ना, ये सही है ना, दोनों छोड़ो, आर सही है लेकिन ये नहीं थी, छोड़ो इसको सुनो। अब भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। हाँ ये ठीक है, स्वराज पार्टी 1934 में हुआ था, ठीक है। स्वराज दल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बताओ किसने कहा था, जल्दी बताओ, कमेंट करो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, तो सही बताना है इसमें कौन सा युग्म तो इसमें कौन सा है, अंक्यनाट, अंक्यनाट असम में है। क्या बताना था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, तो सही तो बताता है अंक्यनाट, सही है भाई। पाक की खाड़ी किसके बीच है, भाई ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच, ठीक है। निम्नलिखित में से नदियों पर ध्यान दीजिए, गला बैठ गया यार सुबह से कर रहे। निम्नलिखित में से नदियों पर ध्यान दीजिए, नदियों पे कौन कौन से क्या लिखना है, इन नदियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापित, हाँ एक क्वेश्चन सबसे बेस्ट, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं वर्तमान में, हाँ इसको बताने लायक है, बाकी ऊपर वाले तो न ऐसे ही थे यार, एसएससी वाले, हाँ दो तीन क्वेश्चन ठीक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, इसमें क्या उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगी, सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर पहले किसने, फिर गंगा, फिर बेनगंगा, फिर पेनगंगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपना ए, 1 2 3 4, पहले किशन गंगा, फिर गंगा, फिर बेनगंगा, फिर पेनगंगा, पहले किशन गंगा, फिर गंगा, फिर बेनगंगा, फिर पेनगंगा। उत्तर से दक्षिण की ओर आना, पहले उत्तर फिर से चलोगे दक्षिण की ओर तब, ठीक है। क्वेश्चन का यही पूछता रहा, आजकल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, निम्न देखो आगे जाके रिपीट होंगे भाई, इसलिए मैं तुमको यूपीएससी करा रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है कराने का।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम, देखो यहाँ हिंट मिल गई, और श्रीरंग द्वीपों का निर्माण करती है। तो कौन करती है? कावेरी, और कोई नदी है ही नहीं ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संदर्भ में वैधि सूचक जनजातियों का संबंध किससे था? तो भाई ये था उन जनजातियों से जिन्हें पहले अपराधी जनजातियों के वर्ग में रखा गया था, उनसे संबंधित था। ठीक है। अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर, मतलब यह सेंट्रल पीक की स्थिति थी, कौन सी थी? उत्तरी अंडमान के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। अब का इसका नाम चेंज कर दिया हुआ है, तो इसका कमेंट में करो, अंडमान में कौन सा नया नाम चेंज किया है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो किसकी फसल है भाई? ये चाय की फसल। ठीक है। बराक घाटी की। बराक घाटी कहाँ आता है? तो असम मणिपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिक भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो भाई कपास कहाँ पर होगा? जहाँ थोड़ा बहुत सर्दी भी होगी, सूक्ष्म मानसून होगा अच्छा खासा, तो महाराष्ट्र में पहली बार सबसे ज़्यादा होती है। तो महाराष्ट्र किस साइड आएगा? तो ये आएगा उत्तर पश्चिमी, पश्चिमी मतलब पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है। कपास की खेती अच्छी खासी होती है। उन उन महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्मों में से राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? तो भाई ये सही सम्मिलित कौन कौन से हैं? तो इसका देखो, पहले बताओ, केरल टेपियोको सही है, वैज्ञानिक नाम है शायद टेपियोको। और तीसरा है महाराष्ट्र कपास, सही सम्मिलित है भाई। महाराष्ट्र में कपास होती है कॉटन, लेकिन नाम नहीं लिखा। और पश्चिम बंगाल पटसन, इसमें देखो, इसमें आंसर दिया। केरल में टोक्यो प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र में कपास का द्वितीय स्थान है, और पश्चिम बंगाल में प्रथम स्थान के बारे में पूछ रहा है सिर्फ, तो प्रथम स्थान में कपास का महाराष्ट्र में नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन हट जाएगा। और बाकी गुजरात में मूंगफली का प्रथम स्थान है, और पश्चिम बंगाल में पटसन का। ठीक है। इसलिए 1, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? उष्ण स्थल होता है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है, उसको कौन सा माना जाता है भारत में सबसे ज़्यादा? तो वही वो होगा पश्चिमी घाटी। पश्चिम घाटी में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। जो मैंने तुम्हें 94 का या 95 का पेपर कराया था, तब मैंने उसके बारे में सबसे अच्छे से डिटेल से बताया हुआ था। अब मैं इसको तब भी इसमें भी बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ मुझे लगता है कि इससे आगे जाके क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं चाहे 3 बार भी आ गया तब भी मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ, लेकिन मैं आगे भी डिटेल से बता चुका था। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब पर हिंद महासागर से वायु कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। क्या होती है भाई? दक्षिण पश्चिम मानसून है भारत का यार, वही प्रभावित होगी दक्षिण पश्चिम से। सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में आता है भाई, इनको याद रखना है आप लोगों को। गेहूँ की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? सबसे ज़्यादा कौन सा इंपोर्टेंट है? तो भाई इसके लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, बस मस्त 1 नंबर खेती होगी। जैसे में 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए ताप, से 20 से 26 डिग्री सेल्सियस बस। कोयले की स्थानीय आपूर्ति लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है। कहाँ नहीं है भाई? तो ये भद्रावती को बाकी हर जगह केवला पाया जाता है। नागपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, ये सब नागपुर की साइड के हैं। नागपुर कोयले की खदान है बहुत सारी, BSL, भगवती। इसमें क्या है कि लकड़ी के कोयले के तथा विशाखा शिव समुद्र प्रताप की सहायता से शक्ति प्राप्त करके लोहे को गलाने का कार्य किया जाता है यहाँ। ठीक है। यहाँ कोयले की खदान नहीं है। कर सकते हो इसे, आ सकता है वैसे। इसमें सूची मिलानी है ना? हाँ ठीक है, सूची मिलानी। मैग्नीज बताओ जल्दी, तुरंत बताओ। मैगजीन कहाँ पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है सबसे, मैंने बताया था शायद ये मैग्नीज का है। चलिए जल्दी ऑप्शन लगाओ जल्दी, तुरंत, 1 मिनट का समय है। मध्य प्रदेश, मैग्नीज पाया जाता है मध्य प्रदेश में। निकेल है ना? तो निकेल पाया जाता है अपना उड़ीसा में। ठीक है। और सीसा और जस्ता है ना, तो वो पाया जाता है अपना
राजस्थान में। कैल्शियम की चट्टानें भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। और एब्सिस्टॉस कहाँ पर जाता है? आंध्र प्रदेश में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो गला बैठ गया यार भाई। तब भी आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो तो अच्छा है भाई। आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी है चैनल सपोर्ट के लिए। निम्नलिखित को भूगोल, ब्रह्मांड और सौरमंडल। हीरक वलय एक दृश्य जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर, ठीक है, तभी देखा जा सकता है इसे। एक देखो इसमें क्या मिला ना, मैचिंग नहीं है। भूमध्य रेखा नहीं, मैचिंग नहीं है, इसको खत्म नहीं कर सकते। भूमध्य रेखा के निकट क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपचिह्नों में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण संभवनीय वर्षा होती है। तो ये वो दोनों सही है, ये आगे की सही व्याख्या करता है। भूगोल है, भूमध्य रेखा है, यहाँ पर सीधा सेंटर पे फोकस करता है, इस वजह से होता है। वहाँ पर बास उठती है, तुरंत वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं होती है। और हाँ। निम्न नीचे दिए गए है आरेख में उत्तरी श्रीलंका का कच्चा खाका मानचित्र प्रदर्शित है, और जाफना जिस बिंदु पर है वह कौन सा है? तो जाफना भाई अपना कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मानचित्र में बनी टूटी रेखा है, टूटी रेखा कौन सी है? तो वही इसमें टूटी रेखा है अपनी डूरेंट लाइन, ठीक है। डूरेंट लाइन कौन सी है? ठीक है, याद कर लेना ये लाइन है तो भाई। डूरेंट लाइन अपने भारत से नहीं है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, ये भी याद रखना, कई लोगों को तो यही नहीं पता हुआ, बेसिक है ये तो यार, इसको क्या बताना। मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के समीपवर्ती उष्णकटिबंधीय उपोष्ण क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं, क्योंकि वे तट रेखा के स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध प्राचीर का कार्य करते हैं। प्राचीर मतलब रेखा का कार्य करते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। ये दोनों सही है वैसे हमारे ख्याल से, जिसको जियोग्राफी अच्छी होगी उसको पता होगा, ये दोनों सही है, ठीक है। अब इसमें डिटेल नहीं कर सकते यार भाई, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा टॉपिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ कच्चा खाका मानचित्र मध्य में पूर्व से एक भाग को प्रदर्शित करता है, ABCD अंकित देश क्रमशः कौन कौन से हैं भाई? बताओ जल्दी बताओ, तुरंत बताओ भाई। दिख रहा है ना आप लोगों को इसमें? हाँ इसी में चारों ऑप्शन, ठीक है, इसी में है तीनों ऑप्शन, बताओ जल्दी कौन सा है भाई। ए ऑप्शन है इराक, रेटलो मैपिंग। बी ऑप्शन है सीरिया। डी ऑप्शन है सऊदी अरब। और सी ऑप्शन है, सॉरी, डी ऑप्शन है जॉर्डन। और सी ऑप्शन है सऊदी अरब। इसको याद रखना, ठीक है। अब तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा रे भाया? इसका तुम्हें बता तो दें भाई, कर ले पढ़ ले भाई, मैपिंग को तो छोड़ के नहीं जाना है। क्वेश्चन 2025 में 1000% आएंगे, ठीक है भाई। उसमें अद्भुत अद्भुत विविधता है, वे सैकड़ों भाषाओं की बोलियां बोलते हैं और बीसों में समुदायों के, यार इसके बारे में क्या यार, ये पैक के बारे में बताया हुआ है, पढ़ लेना। अभी अबे उसमें एक से अधिक ज़्यादा भाषाएं हैं, बस इतना समझ लो पैक में। जनगणना के अनुसार प्रति परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार का औसत आकार इन राज्यों के प्रसंग में निम्नलिखित अनुक्रम में अधिकतम कौन सा था भाई? इसका उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। 1911 की 91 जनगणना के अनुसार है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ दे सकता हूँ, इसको भी छोड़ सकता हूँ। जनसंख्या अपने बारे में नहीं है। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, वहाँ मुंबई प्रेसिडेंसी। 21 लोगों ने चुने गए थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। नागरिक मूल अधिकार, या फिर से क्वेश्चन आया भाई, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले ही बता चुका, बार बार थोड़ी बताऊंगा ये चीज़ कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। अल्पसंख्यकों की अल्पसंख्यक आयोग असंबंधित निकाय नहीं है, तो इसमें से सबसे आंसर कौन सा सही है, बताओ जल्दी। ए या बी? ए सही, ए आर की व्याख्या सही करता है कि ए आर की व्याख्या करता है, लेकिन दूसरे में असमंजस नहीं है।
तो बताओ कौन सा है? ये वार दोनों सही है, लेकिन परंतु ये आर की सही व्याख्या नहीं करता, ये ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राष्ट्रीय गान किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसलिए इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा, या दूसरा है इससे अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप को आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा, या राष्ट्रीय गान गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई वैदिक उपबंध नहीं है। तो इसका आंसर जल्दी बताओ कौन सा होगा? इसका आंसर 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। इसका भाई आर्टिकल पढ़ोगे ना तुम, जो मैंने बार बार बताया है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक, सब समझ में आ जाएगा ये चीज़। आप पढ़ना ही नहीं चाहते, तो पढ़ोगे तभी तो आंसर आएगा। ये मेरे को एक क्लास कराने का मतलब है कि आपको ये बताना कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है, कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में गण का भाग तो है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? बताओ जल्दी, तुरंत बताओ भाई। ये तो सही है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य की विधान परिषद हैं, तीनों निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन ये राज्य की विधानसभा नहीं लेते हैं। देखो, जो मनोनीत सदस्य हैं और विधान परिषद है वो भाग नहीं लेगी, सॉरी, और जितने भी हैं ना महाभियोग नहीं उपकरण में भाग नहीं लेते, बस ये याद रखना। ये 3 चीज़ें हैं ना, सॉरी मैंने गलत बता दिया, वो चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती, ठीक है, इसको याद रखना। आर्टिकल अनुच्छेद 254 में बताया गया हुआ है, थोड़ा मैंने वो उसमें याद 1994 में सही बताया हुआ था, ये पेपर में आया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, उसके लिए सॉरी भाई। अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, तो इसमें से मैं सीधा बता देता हूँ, संसद के दोनों सदनों में से अपने मंत्रियों को चयन करने के लिए स्वतंत्र है, बिल्कुल सही बात है, वो भी राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति को ये बताएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा, और अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों को चयन करने के लिए इसका अपने विवेक से चयन कर सकता है, इसलिए ये दोनों सही हैं, बाकी छोड़ दो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य की अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी? भाई ये क्वेश्चन तो अभी तो उसके हिसाब से तो असमंजस में है, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं दे सकते, बट क्या हो सकता है, 10 तक हो सकती है, लेकिन छोड़ो, अब इसमें कोई विवाद में था, ये क्वेश्चन शायद छोड़ दिया था यूपीएससी ने भी। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत का उच्चतम न्यायालय की शक्ति में आती है, उच्चतम न्यायालय की शक्ति में आता है केंद्र और राज्य? चलिए बताओ तुरंत। हाँ भाई, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है ये, ऑर्डिनल जस्टिस। आ जाओ, उच्च न्यायालय, जब किसी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है, तो वह होता है उच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायाधीशों किसी की भी रिट अधिकार, जो हमेशा याद रखना। यहाँ ये आंसर है, ये ऑप्शन आंसर है, क्योंकि देखना सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, इसमें अधिकार क्षेत्र उच्च कोर्ट, जो उच्चतम न्यायालय है ना हाई कोर्ट, उसको ज़्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट को सीमित रिट जारी करता है, और जो उच्चतम न्यायालय है ना हाई कोर्ट, उसको रिट जारी करने का अधिकार ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ये सही है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के लिए अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि भाई अधिकरण न्यायाधीश नहीं होगा बस, क्योंकि 236 में अंतर्गत जिला न्यायाधीश शब्द को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार न्यायाधीश पद के अंतर्गत सिविल न्यायालय आएंगे, जी सारे आएंगे, न्यायाधीश जिला वाला, लेकिन ये अधिकरण संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नहीं आता है, बस जिला न्यायाधीश के अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन की प्रणाली की संरचना क्या थी? तो इसकी प्रणाली की ग्राम, खंड, जिला स्तर,
मतलब 3 भागों में बटा था। ग्राम मतलब ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना होती थी। 21 की संविधान हुई थी, 73 पर संविधान संशोधन हुआ था, याद रखना, तब इसको लगाया हुआ था। ठीक है। किसने किया था ये भी बताना जल्दी तुरंत कमेंट में। ये मैंने बताया हुआ है 92 में या 94 में बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी देश में आय का पुनः वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? तो भाई इसका आंसर जल्दी तुरंत कमेंट में करो। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रगामी व्यय के संयुक्त प्रगामी कराधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटकों को स्थिरीकरण और संरचनात्मक संयोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संरचनात्मक और संयोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण का त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। ठीक है। इसका लास्ट 75 वाला हो जाएगा, आर्थिक उदारीकरण की एक महत्वपूर्ण नीति संसाधन है पूंजीगत माल पर आयात शुल्क की कमी है, क्योंकि आयात शुल्क की कमी में स्थानीय उद्यमियों को विश्व बाजार का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी को सुधार करने में सहायता मिलेगी। हाँ, ये ठीक लग रहे हैं दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ये, आर की सही व्याख्या करता है। देखो भाई, क्लास लेते लेते बहुत टाइम हो गया, इसलिए थोड़ा बस मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं। अब सी सेट आने वाला है, बस ख़त्म करने वाले हैं अपन। थोड़े क्वेश्चन और देख लीजिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। भारत में द्वारा आयात की जाने वाली निम्नलिखित मदों पर ध्यान दीजिए। तो इस पर कौन सा क्वेश्चन है? तो पहले क्या क्रम बताना ना इसका हास्य क्रम, हास्य सामान्य क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पहले पेट्रोलियम, पेट्रोल। ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा मतलब क्रम बताना है, हास्य क्रम। तो पहले क्या हो जाएगा? सॉरी, पहले पूंजीगत माल जो बनेगा जिससे, फिर उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर पेट्रोलियम, फिर हो जाएगा लोहा इस्पात बनेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा? मोती बहुमूल्य रत्न बनेंगे, फिर उसके बाद रसायन। ठीक है। एक क्रम है हास्य क्रम में। साइंस टेक क्वेश्चन शुरू हो गए। इसमें इतने क्वेश्चन मोस्ट थे और मैं इसमें क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। देखो, सी सेट के लिए कराएंगे अपन तैयारी, और आपको मैं यूपीएससी से जितनी मेंटरशिप दी जाएगी और मटेरियल दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में, हर चीज़ उपलब्ध करा दी जाएगी। इसलिए इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्लीज़, आप लोगों का सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके लिए मैं इसमें जो मैं करा रहा हूँ उसको एक बार जो इसमें मैं अंडरलाइन करता हूँ, मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन रिपीट होगा, तो भाई उसके नोट्स भी बनाने हैं आपको। कहीं से भी तैयारी करो, मेरा तो मकसद यही है। वैसे यहाँ से करोगे तो और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, कम समय में ज़्यादा तैयारी मिलेगी। थैंक यू। क्लास को देखने के लिए शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़, सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत।